नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदेश करियर पॉइंट में। जैसा कि हम लोग इकोनॉमी का क्लास चल रहा था हमारा, तो उसमें हमने आपको भारत में टैक्स सिस्टम बताया था कि भारत में कर प्रणाली क्या होती है, जिसमें हमने आपको एक वीडियो उसमें आपको दिया था मैंने। और उस वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि कहीं न कहीं दुनिया भर में किस प्रकार की प्रणाली संचालित हो रही है। मतलब दुनिया भर में किस प्रकार की प्रणाली, जिसमें मैंने 3 प्रकार के आपको टैक्स सिस्टम बताए। एक तो आपने सुना होगा प्रगतिशील कर प्रणाली, दूसरा मैंने आपको बताया प्रतिगामी कर प्रणाली, और तीसरा बताया था आनुपातिक कर प्रणाली। एक रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप पहली वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो कोशिश यही करिएगा कि कहीं न कहीं आज अगर आप पहला क्लास कर रहे हैं इकोनॉमी का, तो इससे पहले के जो क्लास हमने टैक्स सिस्टम बताए हैं और बाकी भी कोर्स जो टॉपिक पढ़ाया गया है उसको आप बेहतर तरीके से पढ़ें, ठीक है। दूसरा मैं आपको एक बात ये करता हूँ कि देखिए, बहुत लोगों का कमेंट आया, बहुत लोगों ने फ़ोन करके भी बोला इकोनॉमी उनको थोड़ा सा बोझिल समझ में आता है। देखिए, बोझिल कुछ नहीं है। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, जिस चीज़ से आप जितना भागेंगे वो आपको उतना छोड़ेगा नहीं। आप कभी कभी ये सोचते होंगे कि 1 नंबर 2 नंबर तो आते हैं, ज़्यादा उसमें लेने देना क्या है। अगर इसी तरीके से आप सभी नंबरों को छोड़ते गए तो आपके पास बचेगा क्या, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात कि मैं आपको कठिन भाषा से, कठिन शब्दों से आपको बचाते हुए एक आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये रिक्वेस्ट मेरी समझने की आप कोशिश करिएगा। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं जीएस के हर पार्ट पढ़ाऊंगा, तो इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जो भी चीज़ें हैं कंटिन्यू बनी रहें, वो पहले हम पूरा कर लें, फिर अदर सब्जेक्ट को उठाएं। क्योंकि आप पूरी मेहनत के साथ एक वीडियो को पूरा अंत तक देखें, ठीक है। एक क्लास जैसे जीएस का एक पोर्शन हम कवर करेंगे, दूसरा पोर्शन उठाएंगे और विधिवत इसी वेब में आपको इसी तरीके से समझाते हुए लेकर आगे चलेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को पहले पूरा देखिएगा। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे पूरे वीडियो को देखने के बाद ही आप हमारे चैनल को अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। मतलब मेरा पूरा क्लास एक बार आप जरूर देखिएगा, यही आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। और मैं आपको टैक्स सिस्टम, अगर आप वीडियो देख भी लिए तो टैक्स सिस्टम आपको विधिवत समझ में आएगा। हाँ, थोड़ा बड़ा पार्ट है, लेकिन बड़ा पार्ट होने के बावजूद इसलिए मैंने इसको छोटे छोटे पार्ट में बता रहा हूँ आपको। मतलब ज़्यादा बड़ा पार्ट होने की वजह से कई पार्ट में इसको मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम डायरेक्टली टॉपिक पर आते हैं। मेरे जो पीछे लिखा है इसका मतलब समझने की कोशिश करिएगा। इसका मतलब ये है कि आपको मैं एक आधार दिया हूँ, उसमें इसमें क्या है, आधार है। आधार का मतलब ये होता है कि एक तरीके से अगर आप देखें तो जो चीज़ हमको समझना है, जिस तरीके से समझना है, जो हेडिंग के थ्रू हमको समझ में आ जाए, पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो। देखिए, बहुत डेप में ले जाकर हमको समझाने की ज़रूरत नहीं है और आपको भी बहुत डेप में जाकर पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पेपर के लिए उतना ही ज़रूरी है आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, न कि अर्थशास्त्री बनना है। मेरा एक सिद्धांत तो ये है। मतलब जो हमारे पेपर के लिए बहुत ज़रूरी हो उस चीज़ को हम कवर करें, ठीक है। चलिए, तो इस चीज़ को अगर हम बताएं आपको, तो यहाँ पे लिखा है भारत में कर प्रणाली। आखिर कर प्रणाली क्या होती है इसको सोचिएगा, ठीक है। देखिए, अगर हम कर प्रणाली की बात करें तो मैंने आपसे एक चीज पहले ही बताया था। बताया ये था कि एक चीज आप जान लीजिए, अगर आप भारत सरकार के किसी भी संसाधन का उपयोग करते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। इतनी तो बात आपको पता ही है, पहले बता चुका हूं कि अगर भारत के या भारत सरकार के किसी भी संसाधन का, चाहे वो मानवीय संसाधन हो, क्योंकि आप भी एक संसाधन है सरकार के, तो कहीं न कहीं अगर सरकार के संसाधनों का हम उपयोग करेंगे तो उसके बदले सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसी संसाधन का उपयोग करके हम कुछ धन कमाते हैं। जब उसी संसाधन का उपयोग करके हम धन कमाते हैं तो उसमें सरकार की हिस्सेदारी बनती है। फिर आपके मन में एक प्रश्न ये बनेगा कि आखिर सरकार करती क्या है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है। देखो, सरकार कुछ नहीं करती है, सरकार केवल हम लोगों से टैक्स लेती है। जो टैक्स उसके पास जाता है उसी टैक्स के हिसाब से वो पॉलिसी बनाती है, नीति बनाती है। उसी पॉलिसी नीति के तहत हमें क्या करती, प्रोवाइड करती, हमारे लिए योजनाएं लाती।
तो कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि सरकार का जो सिद्धांत है, सरकार करती क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया कि सरकार के अगर आप मानवीय संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, जैसे हम लोग भी एक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन का उपयोग कर रहे हैं या भौतिक संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, तो उसके बदले हमें टैक्स देना पड़ता है। और भारत में किस प्रकार की टैक्स प्रणाली है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया, प्रगतिशील कर प्रणाली है। इसमें लोगों के आय के बढ़ने के साथ साथ, क्या लोगों के आय के बढ़ने के साथ साथ इसमें करों में वृद्धि होती है, लेकिन कर में वृद्धि एक निश्चित सीमा तक होती है। वो निश्चित सीमा जो कि मैंने आपको बताया था टैक्स स्लैब में कि वो 30% निश्चित बता दिया गया कि आपका इनकम कितना भी ज्यादा हो, लेकिन वो कितना होगा, 30% से ज्यादा आप अपने इनकम का टैक्स नहीं दे सकते। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर भारत में जो कर प्रणाली है, इसमें लिखा है कि वसूली के आधार पर कर के प्रकार। ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा है कि वसूली के आधार पर कर के प्रकार। आपके एक चीज आपको बहुत गहनता से समझने की जरूरत है। वो समझने की ये जरूरत है कि देखो बंधु, जो भी टैक्स लगता है हमारे देश में दो तरीके की या तो दो बॉडी होती है टैक्स लगाने वाली। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट। अगर जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स वसूलती है उस पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती है, ये बात आप ध्यान रखो। जैसे 22 लाख एग्जाम्पल के थ्रू ऐसा मत समझना, अगर ये मार्कर है, अगर इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया तो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी, नहीं लगाएगी, सॉरी। ये अलग बात है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इस पर 5% का टैक्स रखा है, अगर 22 लाख इसका दाम मान लो 20 रुपया हो या 25 रुपया हो, 30 रुपया हो, अगर इस पर 5% टैक्स रखा है तो वो जो 5% इसका आएगा वो कौन रखेगा, जाएगा किसके पास, सरकार के पास। लेकिन ये जरूरी नहीं होता है कि वो टैक्स इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी लगाए। मतलब कहीं ना कहीं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर टैक्स लगा दिया तो स्टेट गवर्नमेंट इस पर टैक्स नहीं लेगी। हाँ, ये अलग बात है कि वसूली वो कर सकती है। ये मतलब समझ में आ गया, वसूल कौन सकता है, राज्य सरकार वसूल सकती है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। तो इसके आधार पर हम बात करने वाले हैं कि वसूली के आधार पर कर के प्रकार। अब यहां से आपको समझना क्या है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलो, देखिए, अगर वसूली के आधार पर हम समझे तो यहां पर लिखा है केंद्र द्वारा लगाया जाए और राज्य वसूले। एक पॉइंट, इसका मतलब आप समझ लो क्या है। अगर केंद्र सरकार कर लगाती है, मतलब ये कर कौन लगाता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसको वसूलता कौन है, राज्य सरकार। जैसे आप मान लो, आप एक चीज आपको पता होगा कि अगर आप कोई भी जमीन रजिस्ट्री कराते हैं, मेरी बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं जो समझाना चाहता हूं उसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी रजिस्ट्री आप कराते हैं, उस रजिस्ट्री में एक चीज आपको ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं उस रजिस्ट्री से एक चीज आपको निकल के आएगा कि उस पर भारत सरकार का सबसे बड़ा नाम होता है। ये आप जानते हैं, कहीं देखा आप लोगों ने कि ऊपर भारत सरकार नीचे लिखा रहे और नीचे उत्तर प्रदेश सरकार लिखा रहे? जी नहीं। स्टाम्प शुल्क कौन लगाता है, केंद्र सरकार। मतलब उसके लिए आप क्या लेते हैं, स्टाम्प लेते हैं। अब कितने का स्टाम्प लेते हैं वो सरकार डिसाइड करती है। तो सरकार ने तो डिसाइड कर दिया कि इतने का आपको स्टाम्प लेना है। अब ये नहीं कि केंद्र सरकार का स्टाम्प शुल्क कितने का, राज्य सरकार का स्टाम्प शुल्क कितने का। जी नहीं, जो कि मैं पीछे ही आपको बता दिया कि अगर एक स्टाम्प लग चुका उस पर या एक कर लग चुका है तो दूसरा कर नहीं लगेगा। अगर राज्य सरकार कर लगा चुकी तो केंद्र सरकार नहीं लगाएगी, और केंद्र सरकार लगा चुकी तो राज्य सरकार नहीं लगाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना। तो वो जो स्टाम्प शुल्क हम लोगों ने लिया, उस पर देखिए बड़ा सा लिखा रहता है भारत सरकार, लेकिन वो स्टाम्प शुल्क का जो पैसा जाता है वो किसके पास जाता है। मेरे कहने का मतलब ये, वो किसके पास जाता है, वो जाता है राज्य सरकार के पास। आपके मन में एक प्रश्न ये भी बनेगा, तो सर ये बताइए कि अगर राज्य सरकार के पास जाता है तो राज्य सरकार क्या करता है, क्या केंद्र सरकार को पैसा देता है कि नहीं देता है? तो मैं आपको बता दूं, वो पैसा नहीं देता है, और सरकार केंद्र सरकार लेती भी नहीं है। वो किसके पास रहता है, राज्य सरकार के पास। लेकिन मेरे क्वेश्चन का मतलब यह है कि हमारे पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्या है कि स्टाम्प शुल्क कौन वसूलता है। ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है, स्टाम्प शुल्क कौन वसूलता है तो राज्य सरकार, स्टाम्प शुल्क कौन लगाता है तो केंद्र सरकार।
समझ पा रहे हैं आप लोग? मतलब लगाने वाली जो संस्था है या लगाने वाला जो सिस्टम है वो केंद्र सरकार लगाती है, लेकिन उसके द्वारा लगाया गया जो भी स्टाम्प पेपर हम लोग लेते हैं रजिस्ट्री के टाइम, उस पर जितना खर्च आता है वो खर्च जो हम वहन करते हैं वो किसके पास जाता है? राज्य सरकार के पास। लेकिन वो शुल्क किसका है? केंद्र सरकार का है। तो इस आधार पे आपको पहला समझ में आ गया कि आखिरकार केंद्र द्वारा लगाया जाए और राज्य वसूले, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। कौन सा शुल्क हो गया? स्टाम्प शुल्क। ठीक है, चलिए दूसरा क्या लिखा है? दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा लिखा है कि केंद्र द्वारा लगाया जाए और केंद्र वसूले। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए, अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो यहां से आपको दो चीजें समझ में आएगी। एक, डाक शुल्क क्या है और आयकर क्या है। डाक शुल्क आप जानते होंगे, जैसे आप कहीं भी जाते हैं अपने डाकघर में, उस डाकघर में आप क्या देखते हैं? उस डाकघर में आप, हो सकता है कोई अपना कुरियर करने जाते हैं या तो कोई पोस्ट करने जाते हैं, या तो आप पहले लोग ऑफलाइन जब फॉर्म भरते थे तो वहां पे अपना फॉर्म डालते थे, तो उस पर एक टिकट लगता है, डॉक टिकट। देखे होंगे उस पर लिखता है 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए। स्पीड पोस्ट करते हैं या तो नॉर्मल पोस्ट करते हैं या तो मनी ऑर्डर करते हैं तो उस पर टिकट लगता है। लेकिन एक बात आप ध्यान से सुनो, उस टिकट पे लिखा क्या रहता है? भारत सरकार। क्या लिखा रहता है? भारत सरकार। लेकिन वो पैसा किसके पास जाता है? भारत सरकार के पास ही जाता है। ये बात आप ध्यान रखना। मतलब केंद्र द्वारा लगाया जाता है वो एक प्रकार का कर है, क्योंकि आप कुछ सुविधा दे रहा है वो, तो उसके एवज में आप उसको क्या देते हैं? टैक्स देते हैं। तो वो टैक्स क्या है? डाक शुल्क है। तो डाक शुल्क एक्चुअल में हुआ क्या कि केंद्र सरकार लगाती है और केंद्र ही क्या करती है उस पर मतलब उसका वसूली भी कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। दूसरा लिखा है इनकम टैक्स, आयकर। आपको बता दे, सबसे ज्यादा पैसा इनकम टैक्स से आता है। आप सोचो, आप सर्विस करते हो, मान लो उत्तर प्रदेश में आप सर्विस कर रहे हो, उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत सर्विस कर रहे हो, तो वो आपकी जो इनकम है, उस इनकम का जितना भी हिस्सा, जितना भी आप इनकम कर पा रहे हैं, उस इनकम के हिसाब से जितना भी दर निश्चित किया गया है, उस दर के हिसाब से आप क्या करेंगे? सरकार को टैक्स देंगे। जब सरकार को आप टैक्स देंगे तो वो टैक्स किसके पास जाएगा? आप बात को समझो, वो टैक्स जाएगा किसके पास? राज्य सरकार, केंद्र सरकार के पास। लेकिन वो आदमी कहां का है? उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश सरकार तो ये सोचेगी कि हमारे आदमी से ये वसूली कर रहे हैं। बात को समझना थोड़ा, क्योंकि अगर 22 लाख आपकी सर्विस लगी, आप टैक्स दोगे, तो वो जो पैसा जाएगा वो केंद्र सरकार के पास जाएगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को तो ये लगेगा ना कि हमारे राज्य में सर्विस कर रहा है, हमारा संसाधन है, फिर ये पैसा तो हमारे पास आना चाहिए, लेकिन वो केंद्र सरकार के पास है। तो इसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको सर्किल कर देते हैं कि इसको बाद में भी समझ लेंगे। ठीक है, तो आयकर क्या हो गया? एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वो कौन लगाता है? केंद्र सरकार लगाती है, और उसकी वसूली भी कौन करता है? केंद्र सरकार करती है, जो कि बजट में आप लोग कई बार देखे भी होंगे। बजट में भी इस बात की हम लोगों ने चर्चा किया था कि उसका जो नया टैक्स स्लैब है, उस हिसाब से मैंने आपको बताया था कि केंद्र सरकार का बजट में क्या टैक्स स्लैब नया आया था, तो उस टैक्स स्लैब को हम लोग पढ़ चुके हैं। और यहां पर मैं ये बता रहा हूं कि जो भी इनकम टैक्स होता है, जितना भी लोगों की इनकम के हिसाब से जितना वो लोग कमाते हैं, उसका कुछ हिस्सा सरकार के द्वारा जो निश्चित किया जाता है वो सरकार के पास पहुंचाते हैं। और किसके लिए पहुंचाते हैं? तो अपने देश के विकास के लिए। ठीक है, चलो अब देखो, यहां से लिखा है कि राज्य द्वारा लगाया जाए और राज्य वसूले। अब देखो, राज्य उत्पादन शुल्क। उत्पादन शुल्क का मतलब होता है एक्साइज ड्यूटी। जो भी उत्पादन करते हो उसके ऊपर राज्य सरकार का एक टैक्स होता है, उसी टैक्स को बोलते हैं उत्पादन शुल्क। तो ये कौन लगाता है? राज्य सरकार लगाती है। हाँ, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं एक चीज ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं जो शुल्क उत्पादन पे अगर किसी भी वाला चीनी पे ही लगा दिया, केंद्र सरकार ने ही लगा दिया, तो फिर राज्य सरकार उस पर नहीं लगाएगी, जो कि मैं पहले भी आपको बताया। मनोरंजन कर। मनोरंजन कर का मतलब ये होता है कि जैसे एडवर्टाइजमेंट को लेकर या तो कहीं से इंटरटेनमेंट को लेकर आप कहीं भी जाते हैं, जैसे कहीं मूवी देखने गए, फिल्म देखने गए, तो आप वहां पे टिकट लेते हैं। टिकट कहाँ लेते हैं भाई? हॉल में लेते हैं। आप टिकट ले लिए, लेकिन वो जो टिकट आपने लिया उसके बदले में आपने उसको पैसा दिया। किसको दिया? सिनेमा घर वाले को। लेकिन जानते हैं
वहां जो सिनेमा घर वाला होगा वो उस पर टैक्स रखेगा राज्य सरकार, उस टिकट पे राज्य सरकार का टैक्स होगा। अब तुम ये सोचो कि वो टैक्स क्यों होगा। वो टैक्स इसलिए होगा, वो कहेगा ये बताओ तुम तो लोगों को पिक्चर दिखा रहे हो, तो बोलेगा ठीक हम तो पिक्चर दिखा रहे हैं, लोगों का मनोरंजन करा रहे हैं। अरे मनोरंजन कर कौन रहा है? आदमी लोग कर रहे हैं। आदमी किसके संसाधन? मेरे संसाधन, मतलब सरकार के संसाधन, राज्य सरकार बोलेगी। तो हमारे संसाधन से तुम क्या कर रहे हो? पैसे कमा रहे हो, तो इसके बदले आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो वो सिनेमा घर वाला राज्य सरकार को क्या करता है? टैक्स देता है। तो इसलिए मनोरंजन कर लगाता भी कौन है? राज्य सरकार। किसके ऊपर? सिनेमा घर वालों के ऊपर। और वो हमारे टैक्स के हिसाब से, मतलब हमारे ऊपर वसूली कर कर वो राज्य सरकार को वसूलता है या देता है। ठीक है, तो राज्य द्वारा लगाया जाए और राज्य वसूले। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैंने बताया राज्य उत्पादन शुल्क, एक्साइज ड्यूटी जो होता है, और इंटरनेशनल टैक्स जो होता है वो आपका मनोरंजन करोगे। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं आयकर की। अब तुम्हारे मन में एक प्रश्न ये भी बन रहा होगा कि तब तो ये तो बड़ा अलग बात हो गई। इसका मतलब जिस राज्य में लोग ज्यादा टैक्स देते हैं और जिस राज्य में लोग कम टैक्स देते हैं, तो दोनों में सिस्टम कैसे बनता होगा, लोगों को कैसे पैसा मिलता होगा? मैं आपको बता दूं कि जितना ज्यादा कर है ना, केंद्र सरकार के पास बहुत ही कम करों की संख्या कम है, राज्य सरकारों के पास करों की संख्या ज्यादा थी। अभी देखिए, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मैं उस बात को भी यहाँ उठाना नहीं चाहता जो कि जीएसटी की बात आप लोग सोच रहे होंगे मन में कि सर जीएसटी आने से क्या हुआ। तो मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आज ही क्लास में कुछ कर दूं, और नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे तक भी अभी जीएसटी, वैट से जीएसटी कैसे आया तो उसका उदाहरण मैं आपको बताऊंगा अलग क्लास में उसको लेकर। तो आप पहले ये समझिए कि करों का बंटवारा कैसे होता होगा। अभी मैंने बताया केंद्र सरकार के पास करों की संख्या कम और करों की संख्या ज्यादा कहां थी? राज्य सरकार के पास। सोच लो, तो कर सबसे ज्यादा किसके पास होना चाहिए? राज्य सरकार के पास। लेकिन बिल्कुल गलत, सबसे ज्यादा कर जो आता है आपको पता है, इनकम टैक्स आता है, आयकर। अब यहां पे एक चीज ये हुआ कहीं ना कहीं, अब इतनी बातों को आप समझना ये है कि जो आयकर है वो आयकर इसी के बंटवारे के लिए, मतलब कर के बंटवारे के लिए एक्चुअल में एक संवैधानिक संस्था है, आपको पता होगा, वित्त आयोग। कौन सी संस्था? वित्त आयोग। ये जो वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन, जो कि एक संवैधानिक संस्था है, और आपको पता है संवैधानिक संस्था होने के नाते अगर देखें तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। वित्त आयोग का कार्य होता है करों का बंटवारा करना। जितने भी कर केंद्र सरकार के पास आते हैं वो कर का क्या करती है? बंटवारा करती है। और बंटवारा करने वाले संस्था कौन है? तो आपको भी मैंने बताया कि वित्त आयोग करती है। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू समझिए, अगर जिस राज्य से कर ज्यादा है तो उस राज्य को आप ज्यादा कर दे, मतलब ज्यादा पैसा दे दिए, तो वहां पर दिक्कतें ये होंगी कि वो तो ज्यादा विकास करेगा। लेकिन ये वित्त आयोग सिफारिश करता है कि जैसे मान लो पंजाब डेवलप है तो उसको कम पैसा दिया जाए, छत्तीसगढ़ कम डेवलप है उसको ज्यादा पैसा दिया जाए, बिहार कम डेवलप है वहां पे ज्यादा पैसा दिया जाए। मतलब जो पैसा टैक्स के रूप में लोग मुंबई वाले दे रहे हैं, महाराष्ट्र वाले दे रहे हैं, अगर वो डेवलप हो चुका है तो वहां के पैसे को हम अलग तरीके से डेवलप करें। जैसे आप मान लो एक्चुअल में मान लो कि एक पिता है, उसके 28 लड़के हैं और 9 लड़कियां हैं। समझ रहे हैं मैं क्या करना चाहता हूं? अब इतने तो समझदार है कि समझ जाएंगे। 9 लड़कियां हैं, 8 लड़के, 28 लड़के, कोई कम कमाता है कोई ज्यादा कमाता है, लेकिन पिता जब बांटता है तो सबको बराबर बांटता है। क्या करता है? सबको बराबर देता है। तो वो बराबर गया कैसे? हो सकता है उसमें कुछ लड़का ज्यादा कमाता हो, एक कम कमाता हो, तो उसी का पैसा काट के उसको देता है, उसको डेवलप होने के लिए, उसका विकास होने के लिए। वही सिस्टम है हमारे देश में कि जितने भी राज्यों से कर आ जाते हैं, जितने भी सिस्टम आते हैं, जितने भी कर की वसूली होती है, वित्त आयोग की सिफारिश के हिसाब से। वित्त आयोग सिफारिश किससे करता है? हमारे देश के राष्ट्रपति से। और राष्ट्रपति के द्वारा अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति उस हिसाब से वो प्रधानमंत्री के पास, मंत्रिपरिषद के पास भेजता है और उसी हिसाब से बजट पे उस राज्य के लिए व्यवस्थाएं की जाती। मतलब
एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये वसूलने का या व्यवस्थाएं करने का रीजन क्या था, तो कहीं ना कहीं इसका एक ही सिस्टम था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो राज्य डेवलप नहीं हो पाए हैं उन राज्यों को सुविधाएं प्रोवाइड की जाए, उन राज्यों को क्या किया जाए, सुविधाएं प्रोवाइड की जाए, और उन राज्यों से जो जहाँ से ज़्यादा पैसे आ रहे हैं उनको कम फंड दिया जाए, और जहाँ पे कम फंड आ रहे हैं लेकिन वो डेवलप नहीं है वहाँ पर वहाँ का पैसा फंड देकर उसको क्या करना, डेवलप करना। ठीक है, अब इतना तो आपको समझ में आ गया। चलो इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अब आगे की बात कर लेते हैं। तो ये तो हो गया कि वसूली के आधार पर कर के प्रकार। तो मैंने 3 तरीके के आपको बता दिए, कुछ एग्जाम्पल 1-2 दे दिए कि जिससे कि आपको ये चीजें स्पष्ट हो जाए और आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलो अब आगे की बात करें तो यहाँ पे अब हम क्या देखने वाले इसको समझो। आरोहण एवं भुगतान के आधार पर, इसके आधार पे कर 2 प्रकार के होते हैं। एक है प्रत्यक्ष कर, एक है अप्रत्यक्ष कर। ठीक, देखिए प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर का मतलब क्या होता है इसको समझिएगा आप लोग। प्रत्यक्ष कर किसे कहेंगे और अप्रत्यक्ष कर किसे कहेंगे ये तो आप अच्छी तरीके से समझते हैं। मतलब यहां पे ये है कि कहीं ना कहीं किस आधार से भुगतान होगा। देखिए प्रत्यक्ष कर का मतलब ये होता है, जैसे अगर आप एक चीज समझिए, आप ही कमा रहे हैं और आप ही डायरेक्ट सरकार को टैक्स दे रहे हैं, तो वो क्या है आपका प्रत्यक्ष कर। जैसे पहला का एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे आयकर। आयकर क्या है, प्रत्यक्ष कर, क्योंकि डायरेक्ट वसूली होता है। इसमें सिस्टम क्या है कि जैसे आप जान लो, अगर कोई भी सरकार जो कमाती है, जो उगाही करती है, अगर उससे डायरेक्ट टैक्स लेती है और वो डायरेक्ट सरकार के फंड में जाता है, तो वो क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो प्रत्यक्ष कर। उसी प्रकार से अप्रत्यक्ष कर देखें तो देखो, ये देखो मनोरंजन कर लिखा है ना, मनोरंजन कर एक अप्रत्यक्ष कर है। ऐसे पेपर में आते हैं, मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है आपके पेपर के लिए। और आज वनडे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बन जाते, अगर आप देखोगे तो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है या निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। तो प्रत्यक्ष कर समझना हमेशा कि अगर आप जो भी टैक्स डायरेक्ट दिया जाता है सरकार के खाते में, तो सरकार के द्वारा लिया जाता है, तो वो क्या हो जाता है, प्रत्यक्ष कर हो जाता है। लेकिन जो डायरेक्ट न देकर बीच में कोई बॉडी काम करता है, उसके माध्यम से सरकार के खाते में जाता है, वो होता है अप्रत्यक्ष कर। जैसे देखो मनोरंजन कर। अब मनोरंजन कर को समझो क्या है। अगर मनोरंजन कर की बात करें तो देखो, अब ये अप्रत्यक्ष कर कैसे हुआ इसको हमको समझना है। अब बताओ, तुम टिकट किससे लिए, सिनेमा वाले से। किससे लिए, सिनेमा वाले से। अब सिनेमा वाला टैक्स किसको देगा, राज्य सरकार को। लेकिन वो टैक्स हमने किसको दिया था, स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन वो उसको पहुंचाया कौन, सिनेमा वाला। तो ये कैसा टैक्स, जाहिर सी बात होगा कि मनोरंजन कर एक प्रकार का कैसा टैक्स हो जाएगा, तो ये अप्रत्यक्ष कर। इतनी बातें समझ में आ गई आपको। मतलब कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष कर का मतलब ये होता है कि जो डायरेक्टली हम देते हैं, और अप्रत्यक्ष कर का मतलब होता है जो बीच में किसी बॉडी के थ्रू जाता है। जैसे भी आप समझ सकते हो, इस चीज को आप समझ सकते हो। ठीक है, तो मतलब मनोरंजन कर एक प्रकार का कैसा कर हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर। आपसे पेपर में कई बार दे देगा कि मनोरंजन कर है, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, ऐसे विकल्प बना देता है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, रटने पर कम बल दीजिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझिएगा कि मैं कॉन्सेप्ट आपको क्या समझ रहा हूं। ठीक है, चलो, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई।
अब एक बात और कर लेते हैं, एक पॉइंट आपको समझाना थोड़ा जरूरी लग रहा है तो उसको समझा देता हूँ, ठीक है। चलो और देख लो। देखो पहले क्या था, एक आप लोग सुने होंगे टर्न ओवर टैक्स, और एक चीज ये भी सुने होगी वैट बोलते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। हिंदी में क्या बोलते हैं? मूल्य वर्धित कर। अब ये दोनों का सिस्टम क्या है इसको समझ लो। मतलब टर्न ओवर टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स में अंतर क्या है? देखो मैं बता दूं, हमारे देश में जब वैट आया 2005 में, इससे पहले जो टैक्स था ना वो वैट टर्न ओवर टैक्स ही था। लेकिन आज ये टर्न ओवर टैक्स किस में परिवर्तित हुआ? फिर वैट में। और वैट किस में परिवर्तित हुआ? जीएसटी में। तो किस प्रकार से क्या किस में परिवर्तन हुआ ये आगे हम क्लास में देखेंगे, लेकिन पहले आज हम इसको देख लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। देखो ये वस्तु के रूप में जब चेंज होता है तब इसके टैक्स में परिवर्तन होता है, और इसमें क्या होता है, इसके जब मूल्य में परिवर्तन होता है या मूल्य में जब वृद्धि होती है तब इस पर टैक्स लगता है। जैसे मान लो कोई वस्तु, जैसे तुम मान लो कपड़ा बना रहे हो, ठीक है। अब कपड़ा बना रहे हो तो कपड़े के लिए मान लो यहां से कपास लिए 100 रुपए का, 100 रुपए तुम्हारे कपास पे पड़ा, इधर भी वही बात है 100 रुपए पड़ा। अब इसको बनाने वाला रेशम जो बनाया तो ये 200 रुपए में बेचा। तो जब 200 में बेचेगा और इसको मान लो भी तुम 200 रुपए में बेच रहे हो, तो दोनों में अंतर यही है। अगर ये रेशम से फिर कपड़ा बना 400 रुपया पड़ा, ये भी इसी तरीके से कपड़ा बना तो 400 रुपये पड़ा। दोनों में अंतर यह है कि जब इसका रूप चेंज होता था ना तो 100 से जब 200 हुआ तो पहले मान लो इस पे 10% टैक्स लगता था, लेकिन जैसे 100 से 200 रुपये बन के तैयार हुआ तो इस पर जो टैक्स रखा जाता था 10%, ये 200 पे रखा जाता था, जो कि आपको पहले 10 रुपए यहाँ पे देना होता था, अब यहाँ पे आपको 20 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन यहां क्या था कि अब इसमें परिवर्तन ये हुआ कि अगर ये 100 रुपए है तो इस पे 10% टैक्स है तो 10 रुपए, लेकिन अगर ये यहां पे आया तो इसमें परिवर्तन बढ़ा कितना? 100 रुपए। तो इस बढ़े हुए पर रखा जाता था, जो 100 रुपया बढ़ा है तो भी पड़ता था कितना? 10 रुपए। अब तुम देखो ये 400 हुआ तो 400 का अगर तुम 10% निकालोगे तो 40 रुपए। लेकिन वही बात है कि अगर यहां से बढ़ा कितना, कितना बढ़ा? 200 बढ़ा ना, तो 200 का अगर आप 10% निकालोगे तो ये कितना आएगा? 20 रुपए। तो ये 20 रुपए बढ़ा, तो 20 रुपए बढ़ा, लेकिन ये कितना बढ़ गया? 40 रुपए। तो इससे क्या होता था कि महंगाई दर बहुत ज्यादा हो जाती थी, मतलब महंगाई दर बढ़ जाती थी। तो इस धारणा से हमने बढ़ा कर क्या लाया? मूल्य वर्धित कर वैट को लाया। फिर वैट से मान लो बाद में हम लोगों ने आज वर्तमान में जीएसटी देख रहे हैं, तो उस चीज को हम लोग आगे की क्लास में कवर कर लेंगे। तो ये बात आप ध्यान रखना कि मूल्य वर्धित कर है, मूल्य में वृद्धि के साथ जो कर में वृद्धि यहाँ पे दिख रहा है उस पर जो टैक्स लग रहा है वो है। यहाँ पर टर्न ओवर टैक्स है कि मतलब उसके रूप में परिवर्तन होने के साथ साथ अगर 100 का है तो 100 10% लगेगा, अगर ये वस्तु 200 रुपये हो गई तो भी अब 200 पे टैक्स लगेगा, अगर 400 की हो गई तो 400 पे टैक्स लगेगा, लेकिन इसमें जितने की वृद्धि होगी उतने पे टैक्स लगता है। तो ये हो गया आपका मूल्य वर्धित कर, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में केवल इतना ही, और आगे की जो क्लास होगी उसमें अभी हम लोग इसका लगभग 2-3 पार्ट अभी और कवर करेंगे, ठीक है। घबराइएगा मत, ऐसा मत सोचिएगा कि सर क्लास तो बड़ा लंबा लंबा जा रहा है, लेकिन नहीं, हम चाहते हैं कि आपको वो सारे कंटेंट हम दे पाए, वो सभी के सभी कहीं ना कहीं आपके सामने वो चीज़ें रखी जाएं जो आपके पेपर के लिए ज़रूरी है। और इस स्थिति में आप बिल्कुल पढ़ते रहिएगा। देखिए आप घबराइए मत इकोनॉमी से। अगर जो लोग भी पूरे वीडियो को मेरे जब से मैं इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ अगर उसको पूरा का पूरा वो देखते अगर आ रहे हैं तो उनको इकोनॉमी में समझ में नहीं आएगा, इकोनॉमी खत्म भी हो जाएगा उनका, और उनको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये मेरा विश्वास है और आप लोगों का भरोसा है, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसके आगे हम लोग कल कवर करेंगे और उस पर आपको मैं वैट की अवधारणा समझा दूंगा और थोड़ा सा हम लोग जीएसटी के आगे की बात करेंगे।
तो कर अभी चलेगा और उसको पूरा पढ़ने की कोशिश करेगा, पूरा वीडियो देखेगा। और अगर अब अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने कमेंट और सुझाव ज़रूर दीजिएगा। वो थोड़ा सा हमारा मनोबल ऊंचा करता है और आगे वीडियो बनाने के लिए हम थोड़े मोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो वो मोटिवेट होने की थोड़ा सा ये रहेगा कि आप लोग थोड़ा सा ये कि अपनी चीज़ों को, अपनी कमियों को, अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। लेकिन मैं ये बार बार बात कहता हूँ, लेकिन मैंने कुछ वीडियो से देख रहा हूँ कि मैंने क्वेश्चन पूछा था पिछले करंट वाले क्लास में और कोई भी बच्चा करंट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका उत्तर नहीं दिया। शायद उसके प्रश्न की एवज नहीं समझ पाया कि वो प्रश्न का मतलब क्या बनता है। और ये आपके साफ कमियों को दर्शाता है कि आप दूसरी की कमियों को ढूंढते हैं लेकिन आप अपनी कमियों को नहीं देखते हैं। अरे आप नाइस सर लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये बनता है कि आप पूरे वीडियो को नहीं देखे थे, क्योंकि मैंने बीच में ही एक क्वेश्चन पूछा था और क्वेश्चन भी पूछा था और क्वेश्चन का जवाब भी लोगों ने नहीं दिया। तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। आप लोगों से अपेक्षा नहीं होती हमारी कि आप अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसको बखूबी न निभा रहे हों। तो कहने का चांस बिल्कुल मत दीजिएगा और मैं आपको जो कहा हूँ वो पूरा करूँगा। हाँ, इतना तो ज़रूर करूँगा कि कम से कम आपका जो भी चल रहा है उसको पूरा कंटिन्यू करते रहूँ और क्लास को भी कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए आपको जैसे जैसे वीडियो अपलोड होता जाए आप पूरा का पूरा देखिए। आपको टैक्स लेकर बाकी जितने भी इकोनॉमी में होंगे आपको कोई भी नहीं जूझना ही नहीं पड़ेगा, समझने की ज़रूरत नहीं है। आप बस पूरे वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।